राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक अब आप देखोगे क्या है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें आप समझोगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसको कि सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे आपको जो बेसिक खाने पीने की और जिंदा रहने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज है ना, इम्यूनिटीज है, वो भी नहीं मिल पा रही। एक एक्सट्रीम सिचुएशन, राइट, एक रेयर सिचुएशन अकर की फ्रांस में किसी कुछ कारणों की वजह से, जिसमें कि मतलब बेसिक खाने पीने की चीजें भी मिलना मुश्किल हो गई। तो उसे कहा जाता है सबसिस्टेंट क्राइसिस। ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, व्हाट वाज सबसिस्टेंट क्राइसिस एंड व्हाई डिड इट अकर, हाउ डिड इट अकर, व्हाई डिड इट अकर। ओके, देखते हैं कि ये क्यों अकर किया। तो आप देखिएगा कि पॉपुलेशन फ्रांस में जो है it rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789। मतलब लगभग इसमें 5 मिलियन लोग जो हैं जुड़ गए इस पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको सस्टेन करने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे ना, राइट। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको जो खाना जिंदा रहने के लिए चाहिए वो तो नहीं बढ़ रहा उस हिसाब से। तो क्या हुआ, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। कि जो ये 5 मिलियन लोग जुड़ गए हैं इतने कम समय के बीच में, तो अब इन लोगों को खाने की डिमांड जो है इनकी ऑब्वियस है, खाने की डिमांड तो आएगी, बेसिक चीज है वो तो चाहिए ही सबको। The production of grains could not keep pace with the demand, so price of bread, which was the staple diet of majority, rose rapidly। पॉपुलेशन बढ़ गई, खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन आप फसल उगा रहे हो वो तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई और सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो ये हमेशा ही एक इकोनॉमिक फिनोमिना है कि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस जो हैं उस कमोडिटी के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी वही हुआ कि फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड फॉर फूड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, लेकिन सप्लाई ऑफ फूड नहीं बढ़ रही। उसकी वजह से जो स्टेपल डाइट थी इनकी, ब्रेड, क्योंकि व्हीट से बनती है ना ब्रेड, तो व्हीट तो उगाया जाता है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही, तो ब्रेड की जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब आप इमेजिन करो कि जर्मनी में भी इस तरीके की सिचुएशन अकर की और फ्रांस में भी इस तरीके की सिचुएशन अकर की कि जब एक ब्रेड का मतलब एक ब्रेड लेने के लिए, कुछ लोव्स ऑफ ब्रेड लेने के लिए जर्मनी के लोग अटैची में, सूटकेस में मिलियंस ऑफ मनी जो है वो भरकर जाते थे, लेने जाते थे एक ब्रेड लेने के लिए। इस हद तक जो है प्राइसेस बढ़ गए थे, इतनी मतलब फूड शॉर्टेज हो रही थी। क्लियर? तो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। ब्रेड जो है स्टेपल डाइट थी और उसके प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए। Most workers were employed as laborers in the workshop whose owners fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in the prices। और एग्रीकल्चर के अलावा मैंने आपको बताया ना कि और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जो है पैरेलली साथ चल रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी। तो जहाँ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे उनकी वेजेस फिक्स्ड थी। अब वो वेजेस तो फिक्स्ड है और वेजेस मिलती भी बहुत कम है, लेकिन जो मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं और वेजेस तो बहुत कम है, तो वो बढ़ती हुई प्राइस से हम बेसिक चीजें ही नहीं खरीद पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं वो लोग दे पा रहे थे। इज इट क्लियर? So the gap between the poor and the rich widened, things became worse whenever drought or hail reduced the harvest। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग अमीर है वो लोग तो खरीद लेंगे, लेकिन गरीब कहाँ से खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं जो हॉस्टैलिटी थी, जो एनिमिटी थी, जो हेट्रेड थी गरीबों के मन में अमीरों के प्रति, जो है वो हेट्रेड और ज्यादा बढ़ गई। और सिचुएशन और खराब हो जाती थी जब बैड हार्वेस्ट होता था, मतलब जो फसलें हैं वो खराब हो जाती थी सवियर विंटर की वजह से। आपको पता है ना कि ये जगहें ऐसी है जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा सवियर विंटर पड़ता था तो इनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी।
अब फसलें बर्बाद दैट मीन्स कि ऑलरेडी इन डिमांड है, हाई डिमांड है ऑलरेडी ब्रेड की मार्केट में और सप्लाई पहले से कम है। फसल बर्बाद हो जाना मतलब सोने पे सुहागा। क्लियर? तो this led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. Clear? और इन सब कारणों से जब लोगों को अपनी 2 वक्त की रोटी के भी, जो कहते हैं ना, वांदे हो गए, बहुत मुश्किल होगी 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ कर पाना, तब इस सिचुएशन को कहा जाता है सबसिस्टेंट क्राइसिस। और ओल्ड रिजीम दैट मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के आकर करने से पहले 1789 के पहले का जो टाइम पीरियड था, ओल्ड रिजीम के टाइम पीरियड में ऐसे सबसिस्टेंट क्राइसिस अकर होना बहुत आम तौर पे होते थे। अब हो नहीं है क्योंकि मोनार्क को तो अपने एक्स्ट्रावेगेंजा से फुर्सत नहीं है, जनता के बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा है। तो इस तरीके के एपिडेमिक्स या फिर फूड शॉर्टेज जो है वो आम तौर पे, भुखमरी, एपिडेमिक्स, इस तरीके के फेमाइन्स जो हैं वो आम तौर पे ओल्ड रिजीम में अकर कर रहे थे। इज इट क्लियर? 3 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट वाज सबसिस्टेंट क्राइसिस। आई होप समझ में आ गया है अच्छे से, राइट? देन अब ये आपकी बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दी हुई है सबसिस्टेंस क्राइसिस की ही रेफरेंस से। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स, उसी तरीके से कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इसको एक सीक्वेंस में फिल करना है, राइट? सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी। सबसे पहले है बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट मीन्स फसल अच्छी नहीं हुई, उसके कारण क्या हुआ होगा? फर्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे? बैड हार्वेस्ट हुआ तो नंबर 1 फसल नहीं हुई तो क्या होगा? अनाज की जो है कमी हो जाएगी, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, यहां पर आएगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स। इज इट क्लियर? अब जब मार्केट में स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो रहा है तो क्या उसकी वजह से क्या होएगा? फूड प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे। सो दिस विल बी सेकेंड, राइजिंग फूड prices. Is it clear? Then the poorest can no longer buy bread. जब prices बहुत ज्यादा राइज कर गए, अब प्राइस राइज कर रहे हैं, गरीबों की तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, वेजेस तो नहीं बढ़ रही ना ही, और फसलें जब फेल हो रही है तो एग्रीकल्चरिस्ट के पास तो पैसा ही नहीं है, तो क्या हो रहा है? पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। उसकी वजह से क्या होगा? जब उन्हें खाना नहीं मिल रहा तो क्या होगा? फूड रॉइट्स हो जाएंगे, दंगे, खाने के लिए, अनाज के लिए जो है दंगे फसाद हो रहे हैं। फूड रॉइट्स होने की वजह से क्या होगा? इंक्रीज्ड नंबर, वीकर बॉडी, सबसे पहले वीकर बॉडी हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगे शरीर। इज इट क्लियर? वीकर बॉडी हो रही है, और वीकर बॉडी होने की वजह से क्या होगा? आपके इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, आपको पता है ना, जब बहुत सारे लोग लार्ज स्केल पे मर जाते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करना कितना मुश्किल होता है। कोरोना के टाइम पे हमने देखा था ना किस तरीके से डेड बॉडीज लाइनें लगी हुई थी, और उसकी वजह से और ज्यादा महामारी, बीमारियां जो है वो फैलती है। एपिडेमिक्स, डिजीज एंड एपिडेमिक्स और ज्यादा फैल गए, तो एक सिचुएशन जो है दूसरे को क्रिएट करती है, एक विस्कस सर्कल में सब कुछ चलता है। इन सारी सिचुएशंस को कहा जाता था सबसिस्टेंस क्राइसिस, और ये क्राइसिस ओल्ड रिजीम में अक्सर आमतौर पे देखने को मिल रहे थे। समझ आई बात? सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो कहता है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एन एंड टू द प्रिविलेज। ग्रोइंग मिडिल क्लास ने एक कोशिश की इस प्रिविलेज, जो सोसाइटी में फ्यूडल प्रिविलेजेस दी जा रही थी, उनको खत्म करने की कोशिश की। मैंने जब आपको सेटअप बताया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में जो फर्स्ट कैटेगरी थी, मैंने कहा था कि उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेवोल्यूशन लाने में। इज इट क्लियर? वो कैटेगरी थी तो थर्ड एस्टेट की कैटेगरी थी, और उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ रिच लोग भी थे, और मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको समझ में आता था कि सोसाइटी जो है वो इक्वल बेसिस पे चलनी चाहिए,
प्रिविलेज के बेसिस पे नहीं चलनी चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी की तरफ, उन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस किए, उन्होंने बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि फ्रेंच सोसाइटी में क्या हो रहा है और एक्चुअली क्या होना चाहिए। जो सरकार है वो सरकार आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कंसेंट के बेसिस पे बनती है, ना कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, ना कि ऑटोक्रेटिक सरकारें होनी चाहिए, राइट। तो उनका जो प्रोड्यूस किया लिटरेचर था वो सोसाइटी में लोगों ने पढ़ा, उनके अंदर जागरूकता आई। इज इट क्लियर? और जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, जो ओवरसी ट्रेड की वजह से बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे, उनके पास भी थोड़े बहुत फंड्स थे। तो उन लोगों ने इन फंड्स को इस्तेमाल किया एक नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए, जिसमें कि फ्रांस को लिबरेट किया जाना था मोनार्कियल रूल से। इज इट क्लियर? इसलिए जो मिडिल क्लास है इसे न्यू मिडिल क्लास कहा जाता है, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेवोल्यूशन को लाने में। क्लब्स बनाए गए, पैम्पलेट्स छापे गए, बुक्स लिखी गई, जर्नल्स लिखे गए, जिसमें मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बारे में मेंशन किया गया। ये कहा गया कि ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, हमारे कुछ बेसिक अधिकार है जो मोनार्कियल रूल के अंडर हमें नहीं दिए जा रहे। जब उनको पढ़ा, लोगों ने उनको पढ़ा, जो पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़ा, जो अनपढ़ थे उन्होंने पैम्पलेट्स को देखा। आपने देखा ना, जगह जगह पे बैनर लगे होते हैं तो हम देखते हैं, हमें पता चलता है किसी चीज के बारे में, एक पब्लिसिटी होती है, एक एडवर्टाइजमेंट होती है। उसी तरीके से ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने भी एक तरह से जागरूकता फैलाई सोसाइटी में। और इनकी वजह से जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, जो बहुत गरीब थे और बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनको भी ये बात समझ में आई कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। तब जाके वो सब लोग यूनाइट हुए और फिर उन्होंने मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट आवाज उठाई। इसलिए न्यू मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में, राइट। अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। In the past, peasants and the workers had participated in the revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. Clear? कि हर लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे, अलग अलग जगहों पे फ्रांस में रिवोल्ट हो रहे थे, मोनार्क के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहे थे, लेकिन वो रिवोल्ट्स जो हैं बहुत वीक थे और वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनमें यूनिटी की कमी थी, उनमें एकता नहीं थी। क्लियर? तो अब जो है सोसाइटी के जो थर्ड स्टेट के थोड़े से रिच और एजुकेटेड लोग थे, उनके ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी कि सोसाइटी को कैसे बदलना है, राइट। The 18th century witnessed the emergence of social group termed as the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of the goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the rich members of the society. कि जो रिच लोग हैं सोसाइटी के, उनके घरों में आपने देखा ना आलीशान सी चीजें आती है, कारपेट्स बड़े अच्छे होंगे, या फिर आर्टिजन्स द्वारा जो स्पेशली क्रिएटेड आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो लेते हैं। तो सोसाइटी के जो मिडिल क्लास लोग थे, इनमें वो ग्रुप थे, मर्चेंट्स थे, जो बिजनेस करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या फिर ऐसे आर्टिजन्स थे जो इस तरीके के एंटीक्स बेचा करते थे रिच लोगों को, और उससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे। इनके साथ साथ, in addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. तो ये जो merchants है, या businessmen है, या artisans है,
इनके साथ साथ एक और ग्रुप था जो कि एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था, जैसे लॉयर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, इस तरीके के प्रोफेशंस में लोग थे जो लोग पढ़ लिख सकते थे और मानते थे कि सोसाइटी जो है वो मेरिट के बेसिस पे बननी चाहिए, प्रिविलेज के बेसिस पे नहीं। कि राजा का बेटा, अगर वो राजा का बेटा है तो उसको सिर्फ इसलिए राजा बना दिया जाए कि वो राजा का बेटा है, चाहे उसमें काबिलियत है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो इनका ये मानना था कि सोसाइटी जो है वो मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए, प्रिविलेज के बेसिस पे नहीं। तो ये बिजनेस क्लास लोग जो मर्चेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, या रिच फार्मर्स थे, या फिर एजुकेटेड लोग जैसे कि लॉयर्स और स्कूल टीचर्स के प्रोफेशन वाले लोग थे, इन लोगों ने सोसाइटी को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली। इज इट क्लियर? These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine absolute rights. Clear? कि ये जो एजुकेटेड लोग थे ना, इनमें से कुछ एक लोग थे जो फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर्स मतलब कि एक आइडियोलॉजी जो है वो उन्होंने सोसाइटी के सामने रखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक और जीन जेकस रूजे, ये बहुत फेमस फिलोसोफर्स थे फ्रेंच सोसाइटी के, जिन्होंने दो अलग अलग बुक्स लिखी, जो कि जॉन लॉक की बुक थी ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में जॉन लॉक ने डॉक्ट्राइन डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट मतलब कि बिना किसी से परामर्श किए सिर्फ मेरा पावर चलेगा, सिर्फ मेरा रूल चलेगा, ऐसे डिवाइन ऐसे डॉक्ट्राइन को, ऐसे रूल को टोटली खारिज किया है, इसको टोटली नकारा है जॉन लॉक ने अपनी बुक ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, कि एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? देन Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government which is based on social contract between people and their representative. वैसे ही जीन जेकस रोजे ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक बुक है, उसमें ये लिखा कि सरकार जो है वो एक तरह का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में। दैट मीन्स पीपल जिनको रूल किया जा रहा है, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, और वो जो रूल कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक तरह का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के, इन दोनों की कंसेंट से गवर्नमेंट बननी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, Montesquieu proposed division of power within the government between legislative, executive and judiciary. Montesquieu ने जो बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें ये बात बहुत क्लियरली कही है कि एब्सोल्यूट लॉ रूल तो होना ही नहीं चाहिए, और जो डिवीजन है, जो पावर्स की डिवीजन है, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में बटे हुए होने चाहिए। क्योंकि पावर्स अगर एक आदमी के हाथ में होते हैं तो वो इंसान ऑटोक्रेटिक बनता ही बनता है, वो इंसान डेस्पोटिक होता ही होता है। इसलिए पावर्स को कभी भी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, पावर्स जो हैं तरीके से बटे हुए होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। Is it clear? This model of government was put into force in US after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example of political thinker in France. Is it clear? कि फ्रांस की इस फिलॉसफी पर जीन जेकस और जॉन लॉक की जो ये फिलॉसफी थी, इन फिलॉसफी के ऊपर ही जो 13 कॉलोनीज को फ्रांस ही हेल्प कर रहा था ना इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए ब्रिटेन के अंडर,
तो इन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड ही उन्होंने, अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया कि पावर्स जो है एब्सोल्यूट कभी नहीं होने चाहिए, इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee house and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in the groups for the benefit of those who could not read and write. तो धीरे धीरे आप देखोगे मिडिल क्लास ने जो रोल प्ले किया, वहाँ पे क्लब्स की फॉर्मेशन होने लगी. क्लब्स में क्या होता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, बातचीत भी होती है, डिस्कशंस भी होते हैं, डिबेट्स भी होते हैं. तो उसी तरीके से सलून्स में जब जहाँ हम बाल काटने जाते हैं तो हम अकेले तो नहीं होते ना, वहाँ पे 4-5 लोग और होते हैं, और 4-5 लोग जब भी एक चीज को डिस्कस करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती चली जाती है. तो इस तरीके से जो ये फिलोसफर्स थे, इनकी फिलॉसफी लोग डिस्कस कर रहे थे सलून्स में मिलते हुए, कॉफी शॉप्स में मिलते हुए, या फिर जैसे बियर बार्स में बैठते हैं लोग तो वहां पे भी डिस्कशंस होता है. क्लियर? तो उस तरीके से जहां पर भी कम्युनिटी गैदरिंग होती थी वहां पे इन फिलोसफर्स की फिलॉसफी का इस्तेमाल किया जाने लगा, उसका डिस्कशन होने लगा, और लोगों में एक तरह से जागरूकता आने लगी कि सरकार किस तरीके से बननी चाहिए और पावर्स किस तरीके से डिवाइड होने चाहिए. सोसाइटी जो है वो कंसेंट के बेसिस पे डेवलप होनी चाहिए, ना कि प्रिविलेजेस के बेसिस पर. जो लोग पढ़ सकते थे उन्होंने इनकी बुक्स को पढ़ा, जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए लाउडली, जोर से बुक्स को पढ़ा जाता था ताकि वो लोग सुने और उनके अंदर भी चेंजेस आए. इज इट क्लियर? The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest amongst the system of the privileges. तो और लोगों को जब पता चला कि किंग लुइस जो है और कुछ फ्रेश टैक्सेस लगाने वाला है, तो इससे जो है लोगों में और ज्यादा गुस्सा हो गया, गुस्सा भर गया किंग लुइस के खिलाफ. और अब किंग लुइस के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लेने का टाइम आ गया था. दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसको हम क्विकली रिकैपिटुलेट कर लेते हैं. हमने क्या क्या किया इसमें. स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल जो कि फ्लैशबैक है, चैप्टर की शुरुआत है, यहाँ से दिखाई गई है कि किस तरीके से कुछ गुस्साए लोग जो हैं उन्होंने बेस्टाइल के किले पर आक्रमण किया और किले को जो है तोड़ दिया गया. किले का गिरना सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, वो सिंबलाइज करता है फॉल ऑफ द डिस्पोटिक रूल ऑफ मोनार्क. और फिर वहां से चैप्टर की शुरुआत हुई है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के कारणों को जानना जरूरी है कि फ्रांस में इस तरीके का रेवोल्यूशन क्यों अकर किया. तो हमने समझा कि सोसाइटी किस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेसिस पे डिवाइडेड है 3 एस्टेट्स में. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट क्लर्जीज हैं, सेकंड एस्टेट नोबिलिटीज हैं, थर्ड एस्टेट में रिच और पुअर दोनों लोगों का ग्रुप आता है. क्लियर? और हमने जाना कि किंग लुइस किस तरीके से खाली खजाने का मालिक बना, और खाली खजाना तो था ही उसका, लेकिन वो बहुत ही खर्चीला राजा भी था. और जो वॉर्स चल रही थी, सिविल वॉर्स चल रही थी, लोगों को उसमें अपनी मर्जी के खिलाफ जो है उन वॉर्स का हिस्सा बनना पड़ता था. इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं राजा के प्रति एक रोष था, एक नाराजगी थी, जो अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में देखने को मिली. और साथ के साथ बैड हार्वेस्ट होता था मौसम की वजह से. जब हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ, फसलें फेल हो जाती थी, तो क्रॉप्स अवेलेबल नहीं है और अनाज नहीं है तो ब्रेड अवेलेबल नहीं है. ब्रेड के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से एक एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन जो है वो पैदा हो रही है, जिसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता था. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फ्रिक्वेंटली ओल्ड रिजीम के टाइम पे ये क्राइसिस अकर कर रहे थे. और ऐसे में न्यू मिडिल क्लास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है,
उन्होंने अब सोसाइटी की बागडोर, सोसाइटी को चेंज करने की बागडोर जो है वो अपने हाथ में ले ली है। थ्रू लिटरेचर बुक्स लिखी जा रही है, पैम्पलेट्स छप रहे हैं, पब्लिसिटी हो रही है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और पावर्स को किस तरीके से डिवाइड करना जो है बहुत जरूरी है। वो डिस्कशंस हो रहे हैं सैलून्स में, कॉफी शॉप्स में, जहां पर भी लोग मिल रहे हैं, विलेजेस में, गांव में, चौबारों पे, जहां भी बातचीत हो रही है, ये आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं और लोगों में एक तरह से जागरूकता आ रही है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फर्दर चेंज आया फ्रांस सोसाइटी में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।